मार्क्स का है 1000 में कितने मार्क्स आते हैं? 400 कहाँ किस आते हैं? बहुत कम लोगों को, बहुत मुश्किल 325, 350, 400 बहुत कम लोगों को आते हैं। तो आप 1000 में कितने परसेंट मार्क्स ला रहे हैं? 30 से 35%। 1000 में 350 मार्क्स। और ऑप्शनल में इसको छोड़ दिया जाए फिलहाल, ऑप्शनल में आप 500 में 300 मार्क्स आप ले आते हैं, यानी कि 60% मार्क्स ले आते हैं। और ये मार्क्स आ जाता है, बड़े आसानी से आ जाए, बल्कि लोग 300 प्लस ले आते। मैं तो बड़ा एक आपको बता रहा हूँ एक ऐसा जो बिल्कुल रिजनेबल और यथार्थ। तो यानी कि जो कैलकुलेशन है आपका कि 50% मार्क्स लाना है यूपीएससी में सिलेक्ट होने के लिए, हम सब जानते हैं केवल 50% मार्क्स लाना है। तो जो आपने हिसाब किताब किया है उसमें इसका बड़ा रोल है, ठीक है ना। और इसीलिए एक दूसरा रोल आता है कि हम वैकल्पिक विषय क्या करें, है ना, कि वैकल्पिक विषय को लेकर हम क्या करें, इसका चयन कैसे करें, एक बड़ी समस्या आती है। और शायद आप में से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने शायद अभी तक कंफर्म तैयारी डिसाइड नहीं किया हो कि हिंदी साहित्य ही रखना है, और ऐसे भी लोग होंगे मेरे ख्याल से। तो क्या पहली क्लास है, तो मैं कहूंगा कि हिंदी साहित्य क्यों रखें और क्यों ना रखें, लेकिन ज्यादा उस पर जाने की जरूरत नहीं। मैं मोटी मोटी 2-4 बातें कहूंगा। एक तो हिंदी वैकल्पिक विषय के चयन को लेकर हम सब लोग प्राय 2-3 तरीके अपनाते हैं। किसी सीनियर से पूछ लेते हैं, कोई मित्र बता दिया, कोई कह दिया। लेकिन मुझे लगता है कि अगर आप वैकल्पिक विषय चयन कर रहे हैं तो 2-3 चीजों को ध्यान में रखिए आप। एक तो ट्रेंड भी देखना चाहिए कि ट्रेंड कैसा है, स्कोर वाला स्कोरिंग विषय होना चाहिए, स्कोर कैसा आता है, और आपका इंटरेस्ट, जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं अभिरुचि, आपकी अभिरुचि है कि नहीं, ठीक है ना। ये मुझे लगता है कि 3-4 चीजें हैं। बाकी वो जीएस में काम आएगा नहीं आएगा, सब बेकार की बात है। कोई विषय बेकार नहीं होता, वो सब। आप अगर हिंदी साहित्य रखते हैं तो निबंध आपका बेहतर हो जाएगा। निबंध क्या है? निबंध साहित्य का ही तो एक विधा है, एक प्रकार है। और निबंध लिखने वालों को पता ही नहीं कि निबंध में क्या चाहिए। निबंध में विषय पर लिखना ज्यादा बड़ी बात नहीं है, रुचिकर तरीके से, इंटरेस्टिंग तरीके से विषय को उद्घाटित करना निबंध है। विषय को ऐसे आप उद्घाटित करिए कि जो उस विषय का ना हो वो भी अगर आपके निबंध को पढ़े तो उसकी रुचि उस विषय में पैदा हो जाए। अगर आप स्पेस टेक्नोलॉजी पे लिखते हैं निबंध, तो ऐसा लिखिए कि मैं लिटरेचर का हूं तो मेरा इस स्पेस टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट बन जाए, उसको कहते हैं निबंध। निबंध किसी विषय पर सूचना और लिख देना ही नहीं है, निबंध एक अभिरुचि पैदा करने वाली साहित्यिक विधा है। मौसम बना दे। तो आप निबंध अच्छा नहीं लिखेंगे तो कौन लिखेगा? आपका तो अधिकार है साहित्य, राइट सर। तो मुझे लगता है कि ट्रेंड और ये तो मैंने पहले कह दिया कि अगर आप रिजल्ट देखें और रैंक वाइज देखें तो हिंदी माध्यम के लिए तो वरदान ही साबित हुआ है हिंदी साहित्य। बड़े टॉपर्स दिए हैं, आप सब जानते हैं, ऊपर के रैंक में नाम लेने की मुझे आवश्यकता नहीं। एक उत्तर प्रदेश में हरिओम जी हैं, कवि भी हो गए हैं आजकल, IAS अधिकारी है हरिओम, देखा होगा सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हैं। उसकी भी एक कविता संग्रह आई है। उन्होंने जेएनयू से पढ़ाई की, यूपी के रहने वाले हैं। 3 बार उन्होंने मेंस दिया, मेंस में फेल हो गए, नहीं कर पाए। जब तीसरी या चौथी बार जब उन्होंने मेंस दिया तो सिलेक्ट हो गया, IAS बन गया और 9th रैंक उनका था उस साल। तो उन्होंने इंटरव्यू में ही बात कही कि मेरा अब तक इसलिए नहीं हुआ क्योंकि मैं अंग्रेजी माध्यम में लिख रहा था और मैं अपने आप को व्यक्त ही नहीं कर पा रहा था। जेएनयू से पढ़ा था तो मेरे अंदर गलतफहमी थी कि अंग्रेजी में लिखना चाहिए। मैंने इस साल हिंदी में लिखा और मेरा हिंदी माध्यम में लिखा, और हिंदी लिटरेचर तो खैर उनका था। तो अभिव्यक्ति आपकी अच्छी होनी चाहिए जिस भाषा में आप लिखें। तो हिंदी में एक तो रैंक मिल जाता है अच्छा, आपकी भाषा अच्छी हो जाती है, और भाषा अच्छी होती है तो आपकी क्या हो जाता है, आपकी अभिव्यक्ति अच्छी होती है। एक्सप्रेशन जिसे हम कहते हैं वो अभिव्यक्ति आपकी अच्छी होगी, और अभिव्यक्ति अच्छी होगी तो आप किसी विषय पर लिख लेंगे। दूसरी बात कि इतना इंटरेस्टिंग विषय है अभिरुचि के मामले में
कि आपकी रुचि तो बनेगी ही बनेगी, इसकी गारंटी है, क्योंकि जैसे सिनेमा है वैसे साहित्य है ना। जैसा मैंने पहले कहा कि आप इसमें जो मैं भी सिलेबस बताऊंगा, सिलेबस में थोड़ा सा फर्स्ट पेपर वाला पार्ट थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला है, मतलब थोड़ा रटने की जरूरत पड़ेगी भाषा वाला। तो बाकी सेकंड पेपर में कहानियां हैं और कविताएं हैं और बाकी कुछ रचनाएं हैं। थोड़ा उस फर्स्ट पेपर में थोड़ा, सेकंड पेपर बड़ा रस भरा है ना, एकदम रसीला है, रस भरा है, मतलब उसमें आप लगे कि मेरे जीवन की बात। और जीवन में भी रस तो होना ही चाहिए। जीवन में अगर रस नहीं है तो हम लोग क्या कहते हैं, जीवन कैसा है, रसपूर्ण तो होना ही चाहिए। सेकंड पेपर हमें थोड़ा रसपूर्ण बना, कविता, कहानी, उपन्यास, नाटक, निबंध, संस्मरण, जीवनी, ऐसे चीजें, ऐसे सारा पढ़ना नहीं है, लेकिन ये सब जानेंगे आप तो आपको अच्छा लगेगा और आपकी समझ बनेगी। तो रुचिकर विषय है, थोड़ा सा ये संक्षेप, कुछ मामलों में ये संक्षिप्त भी हो जाएगा, मैं आपको बताऊंगा कैसे, अभी उसकी थोड़ी प्लानिंग मैं आपको बताता हूँ। तो ये सब कुछ ये कुछ ऐसी अच्छी बातें हैं। फिर एक चीज और हम लोग कहते हैं जो सच है कि हिंदी में जितने लोग मेंस लिखेंगे, जैसे आप में से सब लोग मेंस लिख रहे हैं, आप सब लोग हिंदी में लिखेंगे, आपकी जो कंपटीशन है वो अंग्रेजी माध्यम से नहीं। लेकिन अगर आपका वैकल्पिक विषय कोई और है हिंदी के बदले, तो उसमें अंग्रेजी माध्यम के भी स्टूडेंट होंगे, हिंदी माध्यम के भी स्टूडेंट, वहां थोड़ा कंपटीशन का लेवल बढ़ जाता है। लेकिन यहाँ आप सबका माध्यम, जितने लोग की कॉपी चेक होगी मेंस की, सब हिंदी माध्यम, इसका भी एडवांटेज थोड़ा मिल जाता है। दूसरी बात यह है कि इसमें ना कोई सिद्धांत है, ना कोई थियरी है, ना कोई मॉडल पढ़ना है आपको, कुछ भी नहीं, ऐसा कुछ नहीं। आप अगर मान लीजिए मैं कहूं कि गोदान हम लोगों को पढ़ना है, गोदान में किसानी जीवन के दुख दर्द को दिया गया। क्या हम सब लोग जब किसी आलोचक की किताब पढ़ेंगे तभी जानेंगे कि होली की समस्या क्या है? अगर हम लोग पढ़ेंगे तो ऐसे भी जान सकते हैं कि भारत में किसानों की समस्या क्या है। क्या है किसानों की समस्या, जरा एक बार आप बता दीजिए, एक दो पॉइंट बताइए। कोई गरीबी है, चलिए, और एक शब्द बताइए, लो इनकम, और किसका ऋण का, और बताइए। अच्छा, लेकिन हाथ उठा कर एक करके आराम से, लेकिन मैं बोलूंगा किसानी जीवन, भारत में किसानी जीवन की समस्या क्या है? पानी की समस्या, सिंचाई की समस्या, तकनीक की कमी, किसकी? छोटा पशु की समस्या, छोटा पशु, एक मिनट शांत, सब लोग डिसिप्लिन बना रखिए। आपने कहा अनिश्चितता। चलिए, मैंने एक इधर भी सर, एक जानबूझकर मैंने आपसे पूछा, क्यों पूछा सर? इसका उद्देश्य क्या है कि आप सब लोग जानते हैं, मैं अगर सबसे एक करके पूछूं तो आप सबको कुछ ना कुछ पता है। यस सर। क्योंकि कमोबेश हम सब लोग किसानी जीवन या उससे जुड़े हैं या उससे आते हैं। अगर आप देखिए तो किसान, आज कोई भी किसानी काम करना चाहता है क्या? अगर वो पंजाब का, हरियाणा का या वेस्टर्न यूपी का है तब तो चाहता हो, क्योंकि यहाँ हरित क्रांति है और यहाँ फायदा है। हरित क्रांति की वजह से किसानी, कृषि कार्य बड़े उन्नत है। लेकिन अगर आप और प्रदेशों की बात करें तो कोई किसानी काम करना चाहता है, कोई गांव में रहना चाहता है, क्योंकि गांव में, वैसे मैं फिर एक बार बीच में कह दूं कि आप थोड़ा गांव की स्थिति बदली है जब से पंचायती राज आया है और जब से मनरेगा तमाम ऐसे चीजें आई हैं। लेकिन गांव में एक जमाने में ऐसा पलायन शुरू हुआ गांव से शहरों की ओर, कि गांव में केवल बूढ़े और बच्चे रह गए, सारे लोग, युवा तो गांव छोड़कर चले गए। गांव में अनिश्चितता है, गरीबी है, ऋण की समस्या है, नकदी की समस्या है, नकदी नहीं मिलता, अनाज घर में भरा हुआ है लेकिन नकदी नहीं है, कैश नहीं। शहर में कोई अगर 4th ग्रेड का कर्मचारी है, वो अपने बच्चे को अच्छी जगह पढ़ाता है, अंग्रेजी स्कूल में पढ़ा देता है, क्योंकि
एक फिक्स डेट पे सैलरी मिल जाती है। गांव में किसान के पास जमीन अनाज भरे पड़े हैं, लेकिन कोई खरीदार नहीं है। अच्छा, जो खरीदार है वो अगर 20 रुपए किलो बेचना चाहिए धान, तो मानता है 5 रुपए किलो, तो बेचारा रखता है बेचारा। तो नकदी का अभाव है। और तमाम ऐसे जो गांव के और सारी समस्याएं, समाज, बिरादरी, जात पात, ऊंच नीच, पंचायतों के दबाव, ये सब समस्याएं हमारे गांव की। यही समस्या गोदान की है, जो प्रेमचंद ने देखा और होली उसका नायक है। उसके बहाने उन्होंने उस पूरी त्रासदी को हमारे सामने रख दिया। क्या अगर एक बार गोदान की कथा आप सुन लें तो उस पर लिखने में समस्या आएगी? नो सर। तो इसमें ऐसा कोई सिद्धांत जैसा नहीं इस विषय में। इस विषय में एक कहानी है, बल्कि जब हम कविता में पढ़ेंगे तो उस कविता की भी एक कहानी है। जितनी कविताएं हम पढ़ेंगे सबकी कहानी है, एक स्टोरी है। मैं अगर इस स्टोरी आपको बता दूं तो पूरी तरीके से वो कविता याद हो जाए। जैसे मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं, ज्यादा नहीं लिख रहा हूं, अभी लिखूंगा मैं, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको इसके तरफ रुझान लाने के लिए। जैसे मान लीजिए एक कविता है, कोई कविता आप ले लीजिए, एक कविता राम की शक्ति पूजा है, निराला की, मान लीजिए। तो राम की शक्ति पूजा की भी एक स्टोरी है कि राम और रावण का संघर्ष है, और जो शाश्वत संघर्ष है युगों युगों से चला रहा है। राम रावण जैसे लोग हर युग में होते हैं। निराला ने राम और रावण को आमने सामने रख कर दिखाया कि एक अगर धर्म न्याय नीति का प्रतीक है राम, तो एक अधर्म न्याय नीति का प्रतीक रावण है। दोनों के बीच संघर्ष चल रहा है। और दुखद स्थिति यह है कि जो न्याय धर्म नीति के पक्ष में राम खड़े हैं वो रोज रावण से हारते हैं, रोज पराजित होते हैं। जो नीतिवादी व्यक्ति है, जो ईमानदार है, जो सत्य के लिए लड़ रहा है, स्त्री की मुक्ति के लिए लड़ रहा है, वो आदमी रोज हार जाता है, और जो बुरा आदमी है वो जीत रहा है। और ये न केवल उस त्रेता युग की स्थिति थी, बल्कि आज भी सच यही है कि आप ईमानदार हैं, आप हारते हैं जीवन के युद्ध में, जीवन के संघर्ष में। और जो बुरा व्यक्ति है, देखिए कितनी जल्दी तरक्की करता जा रहा है। हमें बड़ा देखकर बड़ा खौफ होता है कि आज टीवी पे हीरो का भी इंटरव्यू आ रहा है, विलेन का भी इंटरव्यू आ रहा है। कोई माफिया आदमी है, उससे मीडिया वाले पूछते हैं, अच्छा सर आपको कौन सा ब्रांड पसंद है, आप कौन से जिम जाते हैं, आपका पसंदीदा हीरो कौन है? जो विलेन है, खलनायक है, उसे तो हमें समाज को नकार देना चाहिए ना, हीरो का सम्मान होना चाहिए ना। लेकिन आज हमारे यहाँ जितना सम्मान हीरो को है उतना ही सम्मान विलेन को। तो हम क्या करते हैं, हमें लगता है कुछ भी बन जाओ, बस क्योंकि एक बार पैसे आ गए तो बस सब खून माफ, सब बाप माफ। तो राम रावण का संघर्ष चल रहा है, राम पराजित होते हैं। और फिर उसमें कहानी आती है कि राम को सजेशन दिया जाता है कि आप नवरात्र का व्रत कीजिए 9 दिनों का, और शक्ति की आराधना कीजिए, शक्ति को धारण करिए। राम बड़े निराश हैं, फिर वो मान जाते हैं, फिर शक्ति 9 दिन पूजा करते हैं, शक्ति की आराधना करते हैं, और तब आकर रावण से लड़ते हैं और रावण को पराजित कर देते हैं और उनकी जीत। शक्ति की करो आराधना, पराजित होने का नहीं देखता मैं कारण है, पुरुष से तुम भी करो यह शक्ति धारण। आराधन का तो दृढ़ आराधन से उत्तर भरो, विजय संयत प्राणों से निराला ने बड़ी शानदार कविता लिखी, बहुत शानदार कविता लिखी है, बड़ी शानदार कविता है। पंक्तियां बड़ी शानदार है उनकी, जब पढ़ेंगे तो। राम के दीर्घों में खिंच गए सीता के राम में नयन। उन्हें भाषा देखी कितनी अच्छी है कि राम की आंखों में सीता की वो आंखें याद आ गई जिनमें राम रहे। राम के दीर्घों में, दीर्घ मतलब राम के दीर्घों में खिंच गए सीता के राम में नयन। तो ये चीजें जो है वो हिंदी साहित्य को लोकप्रिय बनाती है। दूसरी बात ये भी है, जो सबसे इंपॉर्टेंट एक बात मैं कह दूं, कि अगर आप पिछले 10, 15, 20 सालों के सवाल देखिए, वही टॉपिक, वही क्वेश्चन बार बार रिपीट होके आते हैं, बार बार रिपीट होके आते हैं। केवल प्रश्न की भाषा और लहजा बदल जाता है, वही प्रश्न। बल्कि 2012 के बाद थोड़े से कई टॉपिक पे पूछने लगा है, वरना पहले तो होता ये था कि घर से हम लोग तय करते थे कि ये आ रहा है और वो आ रहा है। अभी भी वो गुंजाइश है। जैसे मैं एग्जाम्पल दूं,
कि भक्ति काल के 4 कवि पढ़ने हैं, कवि सूर तुलसी जायसी, गारंटी है इसमें से 2 कवि हर साल आएंगे। छायावाद के 2 ही कवि पढ़ने हैं, प्रशांत जी और निराला। घर से तैयार होकर जाइए, दोनों में से एक कवि आ रहे हैं। 4 उपन्यास पढ़ने हैं, गोदान, मैला आंचल, दिव्या और महाभोज। 4 में से 2 उपन्यास आने आज ही, गारंटी लिख लीजिए, ले लीजिए। 3 नाटक हैं, भारत दुर्दशा, स्कंदगुप्त और आषाढ़ का एक दिन। तीनों में से 1 सवाल या 2 सवाल आना ही आना है। पेपर आउट हो गया ये। तो एक ऐसा वैकल्पिक विषय है जिसमें आप घर से मान के चलते हैं कि प्रश्न कैसा आएगा, और जो आपको दिया गया है नोट्स, स्टडी मटेरियल, उसी से आपको प्रश्न मिल जाते हैं। और ये ना केवल मेरे स्टडी मटेरियल से, बल्कि मेरे क्लास से, बल्कि कोई भी अच्छा टीचर पढ़ाता है उसके पढ़ाने से वो सारे सवाल आपको मिल जाते हैं। ऐसा मैं नहीं कहता कि मेरे पढ़ाने से ऐसा। तो एक ऐसा वैकल्पिक विषय है जिसमें आप बिल्कुल घर से तैयार होकर जाते हैं, और ऐसे एग्जाम में, जिस एग्जाम को पास करके आप देश की सर्वोच्च सेवा में शामिल हो। आईएएस बनना कोई मजाक नहीं, राइट सर। ऐसे एग्जाम में आप जा रहे हैं जहां आपको क्वेश्चन पता है कि ये क्वेश्चन आएगा। देखिए 2 शब्द हम इसमें है, आप इसे जरा गौर करेंगे सरल तरीके से। हिंदी साहित्य, हिंदी में हिंदी क्या है? एक भाषा का नाम है। अच्छा, भाषा की लिपि भी होती है क्या? यस सर। हर भाषा की लिपि होती है? यस सर। नहीं, जरूरी नहीं। हर भाषा की लिपि हो जरूरी नहीं। उर्दू भाषा की अपनी कोई लिपि नहीं, फारसी है। तो भाषा होती है और भाषा की लिपि, हमारी लिपि कौन सी है? देवनागरी। हिंदी भाषा कैसे बनी, हिंदी भाषा कैसे आई, हिंदी भाषा का विकास कैसे हुआ, हिंदी भाषा के शुरुआती दौर में उसका कैसा प्रचलन था, हिंदी निकली किससे? तो उसके पहले 2 भाषाएं हैं, अपभ्रंश और अवहट, उसी से हिंदी निकली। वैसे हमारी जननी कौन है हमारी भाषा की? संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट। तो हिंदी की 2 पूर्ववर्ती भाषा अपभ्रंश और अवहट को हमें पढ़ना है, इसमें आगे सिलेबस में बताऊंगा, और फिर देवनागरी लिपि को हमें पढ़ना है। चूंकि हम हिंदी साहित्य पढ़ने जा रहे हैं, इसलिए पहले तो हमें हिंदी को पढ़ना चाहिए, हिंदी भाषा को। इसलिए हमारे पाठ्यक्रम में पहले क्या लगाया गया? हिंदी भाषा। तो हिंदी भाषा का उद्भव और विकास, देवनागरी लिपि का उद्भव और विकास कैसे हुआ, ये हमें पढ़ना है शुरू। या हिंदी में, हिंदी साहित्य में हिंदी का मतलब ये है। अच्छा, साहित्य का मतलब क्या है? अगर हम साहित्य का कहें तो साहित्य का मतलब, साहित्य का मतलब रचना। रचना का मतलब है वो चाहे पद हो या गद्य की रचना है या पद की रचना। लिटरेचर का मतलब है रचनाएं। अच्छा, लिटरेचर में एक चीज और भी हम लोग देखते हैं कि लिटरेचर, जो हिंदी का लिटरेचर है, इसका इतिहास कैसा रहा है। ये इतिहास भी एक बार जान लेना चाहिए, कब से शुरू हुआ। तो हिंदी साहित्य का सामान्य मतलब आप पहले समझ लीजिए कि एक हमें हिंदी साहित्य में हिंदी एक भाषा है, और भाषा और लिपि उसकी है, उसे हमें पढ़ना है, और साहित्य में हमें साहित्य की रचनाओं को पढ़ना है। और हिंदी का साहित्य हम पढ़ने जा रहे हैं तो हमें एक बार हिंदी साहित्य का इतिहास भी पता होना चाहिए कि कब से उसकी शुरुआत हुई, कौन लोग लिखने वाले थे। और ऐसे भी आप जानते हैं भारत के इतिहास तो आप पढ़ते ही हैं। क्या हम लोग जो स्टोन एज है वहां से लेकर आज तक का इतिहास एक बार पढ़ सकते हैं क्या? तो हमारे इतिहासकारों ने क्या किया, उसको अलग अलग कैसे बना दिया, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, ताकि हम समझ सकें। और विभाजन किस आधार पर किया गया? किस आधार पर? हाथ उठा के बोलिए जरा, देखो मैं इतिहास कैसा है आपका। हाथ उठा के बोलिएगा, फिर एक एक करके किस आधार पर? अध्ययन की सुविधा के लिए तो बांटा गया, लेकिन आधार क्या था बांटने? एविडेंस, प्रवृत्ति। वेरी गुड। और हाँ ठीक है, जवाब शुरू में ही मुझे मिल गया।
प्रवृत्तियों के आधार पर, प्रवृत्तियां यानी कि ट्रेंड जिसे हम कहते हैं, जो जीवन और समाज और हमारी जो व्यवस्था है उसमें जो परिवर्तन होते गए, उस ट्रेंड को देखकर इतिहासकारों ने इतिहास को 3 कालखंडों में बांटा। प्राचीन भारत के अपने ट्रेंड है, मध्यकालीन भारत का अपना है, आधुनिक भारत का अपना है। ठीक वैसे ही हिंदी के इतिहास को भी 4 कालखंडों में बांट दिया गया, आदिकाल, भक्ति काल, वृद्धि काल और आधुनिक काल। तो इसमें हम ये 2 चीजें हम लोग इसमें करते हैं। अब जरा पाठ्यक्रम को देखें तो आसानी से आपको समझ में आ जाएगा कि पाठ्यक्रम कैसे बनाया गया है। पाठ्यक्रम को अगर आप देखें तो पाठ्यक्रम में सबसे पहले रखा गया है भाषा को, यानी कि हिंदी को, और इसमें थोड़ा इस रूप में मैं लिख दूं ताकि आप अब जो बातें मैंने कही उसी को मैं आपको बता रहा हूं। अगर इसे आप देखिए तो पेपर 1 आप देखें अगर, और पेपर 2 थोड़ा एक बार समझ लीजिए। तो पेपर 1 में सबसे पहले हिंदी, जो मैंने कहा बड़ा साइंटिफिक तरीके से बनाया गया है, हिंदी भाषा और लिपि को रखा गया है फर्स्ट पेपर के पहले भाग में, खंड क में, और खंड ख में रखा गया है साहित्य का इतिहास, साहित्य का इतिहास ये रखा गया है फर्स्ट पेपर में। आप जानते हैं कि मेंस में 2 पेपर है और हर पेपर में खंड क और खंड ख ऐसे 2 भागों में बांटा गया है। तो खंड क में रखा गया है हिंदी भाषा और लिपि, और खंड ख में रखा गया है साहित्य का इतिहास, यानी कि हिंदी साहित्य का इतिहास, जो मैंने कहा आपको। और यहां अगर पेपर 2 में आए तो पहले खंड में रखा गया है पद, और दूसरे में रखा गया है गद्य। मेरी नटिंग अच्छी है, थोड़ी आज खराब हो रही है, धीरे धीरे अच्छी हो रही है, मतलब पढ़ रहे हैं ना। तो पद, गद्य और गद्य, यानी कि इसको अगर हम लोग मिला के, हम लोग दोनों को मिला के दें तो हम लोग क्या कह सकते हैं, रचनाएं। कुछ रचनाएं पढ़नी है, कुछ साहित्यिक रचनाएं, ठीक है ना। पद किसे कहते हैं, ये बात मैं इस पर ज्यादा नहीं जा रहा हूं, इसलिए कि ये सारी बात आप सब लोग, इतना तो सबको याद होगा स्कूल के दिनों की बात। पद किसे हम लोग कहते हैं, पद को कहते हैं कविता। कविता की मूल पहचान क्या है, अगर हम लोग थोड़ा इस पर थोड़ी बात मैं आपको बताता चलूं। कविता यानी कि पद, और इसी को दूसरे शब्द में दूसरे को कहा जाता है। और कविता की पहचान क्या है कि कविता कैसी होती है, लयात्मक होती है। कविता में तुकबंदी भी होती है। तुकबंदी यानी कि बस मिला देना, तुकबंदी, ठीक है ना। तुकबंदी यानी कि मिला देना बस। नदी बह रही थी, वो आ रही थी, तुकबंदी हो गई, ये हो गई तुकबंदी। वो आ रही थी, जा रही थी, खा रही थी, तो ये अच्छा नहीं माना जाता। लेकिन जो लय है उसका कारण क्या है, ये भी आपसे मैं पूछूंगा, लय का कारण क्या है। ये लय किसकी वजह से लय बनती है कविता, छंद की वजह से। कविता में लय कैसे बनती है, अंग्रेजी में इसको क्या कहते हैं, मीटर। अंग्रेजी में इसको मीटर कहते हैं, उर्दू में क्या कहते हैं, बहर। गजलकार कई बार गजल गाता है तो कहता है, आप लोग सुने होंगे, कि छोटी बहर की गजल सुना रहा हूं। छोटी बहर की यानी कि छोटे छंद की गजल। अपनी धुन में रहता हूं मैं भी तेरे जैसा। तो ये छोटे छंद की बहर, छोटे बहर की गजल। तो कविता में छंद की वजह से कविता, और इसलिए कविता कैसी लगती है, अच्छी लगती है। लेकिन
याद रखिएगा, कविता छंदबद्ध हो ये जरूरी नहीं। कई बार कविताएं गद्य में भी, रूप में भी होती हैं, और आजकल ऐसी ही कविताएं लिखी जा रही है। क्या सुबह उठा, सूरज को देखा, कल जैसा सूरज नहीं था, बहुत उदास था उसका चेहरा। Oh my God. अपने क्लास वाली ये सूरज, वो तो पागल है। ये सूरज नहीं, पूरे भाई सूरज का है मालूम मेरा चेहरा था। उसे कुछ लिखना है और ये कविता लिखना बड़ा आसान है, कोई भी लिख सकता है, बहुत आसान है, कोई भी लिख सकता है। बहुत बेचैनी है और सड़क पे नींद नहीं आएगी। सड़क पे कौन सोता है, किसान मजदूर गरीब। और अगर हम सब लोग उठ जाएं तो इस दीवार से, यानी कि दीवार किसको कहते हैं, बंद होती है ना, यानी कि जो बंद व्यवस्था है उसको हम लोग सब मिल के तोड़ देंगे तो एक खिड़की निकल जाएगी, एक नया विकल्प निकल जाएगा, एक नया रास्ता। तो कितनी बड़ी बात करती निकलेगी। तो कवि रचनाकार सरल बातों को थोड़ा सा, हम लोग सरल तरीके से सोचते हैं, वो थोड़ा ज्यादा सोचता है। मेरे शब्दों के अर्थ अनेक हैं, जो तुमसे लग जाए लगा ले। तो एक ही शब्द को कई के अर्थ निकाले। हम लोग कहते हैं कि आजकल आप दिखाई नहीं देते, कहाँ रहते हैं। वो कहता है कि आप ईद के चांद हो, गुजर के फूल हो, और पता नहीं क्या क्या हो। तो साहित्य में अगर हम शब्द और अर्थ को खूब अच्छे से जानते हैं तो साहित्य में हमें समस्या किसी को नहीं आएगी, चाहे आपका बैकग्राउंड मैथमेटिक्स हो या कोई भी हो, ग्रेजुएशन आपने किसी से, कहीं कोई समस्या आने वाले नहीं है। दो चीजों को आप पकड़ लें कि उसका भाव पक्ष क्या है। भाव थोड़ा सा आपको, आप 10th के बाद आपने हिंदी नहीं पढ़ी होगी। भाव का मतलब है कि कहने का भाव क्या है, कथ्य क्या है, थीम क्या है। अच्छा, आप मूवी देखने जाते हैं, कई बार अपने फ्रेंड से पूछते हैं ना, क्या तुमने वो मूवी देख ली? वो कहता हाँ देख ली। क्या है थीम, क्या है मूवी का थीम, क्या है? तो कहता है कि भाई वार मूवी है या थ्रिल है या लव स्टोरी है या ऐसा है। तो एक हमारे दिमाग में थीम बन जाता है कि इस तरह की मूवी है। अब आज घर में झगड़ा हुआ है और लव स्टोरी मूवी देखने तो नहीं चाहिए क्योंकि आपका पैसा बेकार जाएगा। अगर अच्छे मूड में है और मालूम चला कि गदर 2 लगी हुई है तो आप चले जाएंगे। गदर कैसी, मतलब कैसी, वो तो वन मूवी है, प्रेम कथा थी। मैंने पहली वाली देखी है, दूसरी वाली नहीं देखी। दूसरा वाला तो भाव पक्ष से आप समझ सकते हैं कि क्या कहने का मतलब। क्या सब लोग समझ रहे हैं ना? दूसरा, एक साहित्य में एक दूसरा पक्ष है जिसको हम लोग कहते हैं कला पक्ष या शिल्प पक्ष। कला या शिल्प। अच्छा, शिल्प किसे कहते हैं? शिल्प का मतलब क्या होता है? शिल्प का मतलब अंग्रेजी में होता है क्राफ्ट, और क्राफ्ट का मतलब होता है कैसे बनाया है। यानी कि कविता या गद्य या पद्य को रचनाकार ने कैसे बनाया है, कैसे उसको तैयार किया। ठीक है ना? सब लोग ध्यान से सुनिए, थोड़ा अच्छे से सुने और थोड़ा पैसेज पे रखेंगे। तो दूसरा पक्ष है शिल्प। अच्छा, इसके लिए साहित्य में थोड़े कठिन शब्द आ जाते हैं। जैसे कठिन शब्द जो आप कम इस्तेमाल करते हैं या करते हैं, अभिव्यक्ति पक्ष, उसको अभिव्यक्ति भी कह देते हैं। इसी को अभिव्यंजना भी कह देते हैं कि इसकी कवि ने इसकी अभिव्यंजना कैसे की है, अभिव्यंजना, है ना? तो और सरल शब्दों में कहूं तो क्या कहा गया है, तो इसको हम लोग कहते हैं कैसे कहा गया है ना? कैसे कहा गया है, यानी कवि ने कैसे कहा है, कैसे कहा गया है। ये सरल शब्दों में हम लोग प्रयोग करते हैं साहित्य में कि क्या कहा गया है। अच्छा, कैसे कहा है? कई बार इसको दूसरे शब्दों में हम लोग कह देते हैं, इसको कह देते हैं हम लोग बुनावट, बनावट। इसको कहते हैं बनावट, और इसको कहते हैं, इसको ब्रैकेट में लिख दो मैं सरल शब्दों में, और इसको कहते हैं बुनावट। बुनावट का मतलब कैसे बुना गया है, यानी कि बनावट और बुनावट कैसे। एक बार यूपीएससी ने यही प्रश्न पूछ दिया कि
प्रेमचंद के उपन्यास गोदान की बनावट और गुनावट का विश्लेषण किया, यानी कि भाव पक्ष और सिद्ध पक्ष। और जितने भी सवाल होंगे वो सारे के सारे सवाल इसी दो पक्ष पे होते हैं। सवाल का, क्वेश्चन का जो फॉर्मेट है वो चाहे जैसा जैसा रहे, जितने भी क्वेश्चंस आप प्रश्न पूछे जाते हैं वो हम उसे सीधे सीधे दो हिस्सों में बांट देंगे। एक सवाल ऐसा भी रहेगा जिसमें दोनों पक्ष रहेगा, किसके भाव और शिव दोनों पक्ष पर प्रकाश डालेंगे। अब कुछ मोटे मोटे उसके विशेषताएं हैं दोनों पक्ष की, हमें ध्यान में रहेगा, हम उसे दिखा देंगे। और अब हमें लिखना कितना है, मात्र 250 शब्दों में, 300 शब्दों। हमारे जमाने में 600 शब्दों में लिखना होता था तो पसीना निकल जाता था भाव पक्ष शिव पर खोजते। आपको तो इतना कम लिखना है कि अगर 5 फैक्ट्स याद हैं तो आप लिख लेंगे 250 शब्दों में। थोड़ी सी भूमिका, थोड़े से इसके भाव पक्ष, थोड़ा शिव पक्ष डिस्कस। तो भाव पक्ष और शिल्प पक्ष, कला पक्ष, यानी कि उसका क्राफ्टिंग कैसे की गई है। अच्छा, क्राफ्टिंग में कुछ हथियार की जरूरत पड़ती है ना, मूर्ति बनाते हैं तो थोड़े वो छेनी और हथियार, ठीक वैसे ही कविता कहानी बनाते हैं तो आपको शिल्प के हथियार आपको लेने पड़ते हैं। तो शिल्प के हथियार क्या है मालूम है आपको? शिल्प के हथियार क्या क्या है? जैसे आपको सबसे पहले किसकी जरूरत पड़ेगी कुछ लिखने के लिए? सबसे पहले जरूरत पड़ेगी भाषा। भाषा के बाद आपकी एक शैली भी होती है, हर रचनाकार की एक शैली होती है, एक स्टाइल होती है, ठीक है ना? हर किसी की एक शैली होती है। अच्छा, यदि आप कविता लिख रहे हैं तो जैसा आपने कहा छंद की जरूरत पड़ जाती है ना? छंद की जरूरत पड़ जाती है। अच्छा, रस तो होना ही चाहिए, बिना रस का तो साहित्य हो ही नहीं सकता। इसके अलावे आपको इसमें अलंकार से सजाने की जरूरत पड़ती है। कविता को हम अलंकार से सजाते हैं, अलंकार की जरूरत पड़ती है। इसमें हम चाहें तो थोड़ी कल्पना तो मिलानी पड़ेगी ना, बगैर कल्पना के कैसे होगा? अगर सब कुछ सच सच लिख देंगे तो साहित्य नहीं रहेगा, वो क्या बन जाएगा? अखबार बन जाएगा। क्या आज बहुत गर्मी है, टेम्परेचर 45 डिग्री है, लोगों की हालत बहुत खराब है, हमारी भी है, लू चल रही है, ये हो रहा है, वैसे हो रहा है, दिल्ली में लोग परेशान। लेकिन कविता में जब हम लिखते हैं तो क्या कहते हैं? कविता की भाषा बदल जाती है। धरती की तरह धूप की तरह धरती पे खिल उठना और बारूद की तरह भड़क उठना। जीवन जीने का यही सलीका होता है। जिंदगी जीना और प्यार करना उन्हें कभी नहीं आया जिन्हें जिंदगी ने बलिया बना दिया है। एक पंजाबी कवि है पाश, उनकी लाइन है तो पर बस याद आ गई इसलिए मैं सुना रहा हूँ। बलिया मतलब बलिया जाति में हमला नहीं बोला, लेकिन जो घाटा नफा देखता है कि कितना दिया जाए कितना दिया जाए। तो धूप की तरह धरती पे खिल उठना, बारूद की तरह भड़क उठना जीवन जीने का ही सलीका होता है। जीवन जीना और प्यार करना उन्हें कभी नहीं आया जिन्हें जिंदगी ने बलिया बना दिया। तो सरल बातों को थोड़ा सा घुमा के, शब्दों में लपेट के जब हम लिख देते हैं कल्पना करके, तो क्या बन जाता है? वो साहित्य। तो कल्पना भी चाहिए। इसके अलावा एक चीज और हम लोग कहते हैं मिथक, नाम सुना होगा शायद आप, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं मिथ, है ना? मिथ कहते हैं ऐसी बातें जिसका कोई वैज्ञानिक आधार ना हो, जिसका कोई तार्किक आधार ना हो, लेकिन हमारे समाज ने उसे सच के रूप में स्वीकार। जैसे महाभारत की कथा को मिथक मानते हैं, और ऐसी जो पुरानी कथाएं हैं उनको मिथक मानते हैं। हम लोग मिथक का खूब प्रयोग करते हैं क्योंकि मिथक से हम सब लोग परिचित हैं। मान लीजिए मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, हमारे सिलेबस में एक कविता है रामधारी सिंह दिनकर की, कुरुक्षेत्र। यस सर। अब जैसे मैंने कुरुक्षेत्र कहा, आप समझ गए इसका मतलब? कुरुक्षेत्र का मतलब यस सर, युद्ध। तो अगर कवि एक शब्द लिखे और उसका अर्थ पाठक समझ जाए तो ये कितना आसान हो गया। इसीलिए उन्होंने महाभारत के मिथक का इस्तेमाल कर दिया और कह दिया कुरुक्षेत्र।
एक हम लोग को नाटक पढ़ना है आषाढ़ का एक दिन, उसके नायक हैं कालिदास। अब कालिदास कह दिया तो आपको पता हो गया ना कौन कालिदास? वही वाले संस्कृत वाले बड़े कवि, अभिज्ञान शाकुंतलम और रघुवंशम वाले। और वो उस नाटक में उनको दिखाया गया है कि बड़े लाइफ में बड़े कंफ्यूज हैं। यस सर। और इतने कंफ्यूज हैं, इतना निर्णय लेने में उनको समस्या पैदा होती है। बहुत ही शानदार नाटक है, आप सब लोग पढ़ेंगे तो आपका जीवन बदल जाएगा। पढ़ा है तो अच्छी बात है कि कालिदास निर्णय नहीं ले पाते और इसकी वजह से उनका जीवन बहुत ट्रेजिक हो जाता है, त्रासदपूर्ण हो जाता है। जीवन उनका विडंबनाओं से भर जाता है। ना तो अपने प्रेमिका को प्राप्त कर पाते हैं और ना ही अपने जीवन का जो पद प्रतिष्ठा है उसे प्राप्त कर पाते हैं। तो कालिदास जितना पढ़ा लिखा व्यक्ति इतना अज्ञानी और इतना कंफ्यूजन में है, तो हम लोग क्या है? तो नाटक में कालिदास को इसलिए रखा, मिथक का इसलिए प्रयोग किया क्योंकि मिथक से हम सब लोग भली भांति परिचित। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि मिथक का प्रयोग खूब किया जाता है, बल्कि यहां तक कि इतिहास में भी मिथक का प्रयोग कर दिया जाता है कई दफा कि गांधी जी वैसे थे, वह फलाना महाराणा प्रताप जो है वो घास खाया करते थे और उनका जो तलवार था वो पता नहीं 250 किलो का। तो मिथकों का प्रयोग जानकर कर दिया जाता है और कई बार उसका दुरुपयोग भी होता है, कई बार उसका उपयोग होता है। तो मिथक भी इसका प्रयोग करते हैं। एक और चीज शब्द है जिसका प्रयोग हम लोग बाद में करेंगे, अभी थोड़ा सा आपको एक शब्द और भी है, फैंटेसी। फैंटेसाइज करना यानी कि कल्पना में जाकर कुछ चीजों को याद करना। कल्पना नहीं है, जो आपके मन में भावनाएं दबी हुई हैं उनको निकाल कर कुछ सोचना, उसको कहते हैं फैंटेसी। तो कई बार कवि रचनाकार फैंटेसाइज भी करता है ना। तो ये सब शिल्प के हथियार हैं। अब इनको एक बार हम लोग जान जाएंगे और इनके बारे में लिखना नहीं है कि वो छंद के प्रकार बताइए, रस के प्रकार बताइए, अलंकार के कितने प्रकार होते हैं, नहीं, कहीं नहीं लिखना है। केवल बता देना है कि इस कविता में कौन सा रस है, कौन सा छंद है, क्या इसमें मिथक का प्रयोग हुआ है, क्या इसमें कल्पना है, फैंटेसी है। केवल हमें बताना है, बस कहीं प्रयोग नहीं करना। ठीक उसी तरीके से ये ठीक उसी के लिए है, उसी पर्पस के लिए है। जैसे हम लोग इसका प्रयोग जो है वो केवल हम लोग रचना को बनाने के लिए करते हैं, ठीक है ना, केवल रचना को बनाते। ठीक है, चलिए आपके सवाल में आपको जो लिख के दे रहे हैं ये भी मुझे देखना पड़ेगा बीच में ना। चलिए, थैंक यू। नहीं, अपनी प्रशंसा नहीं पढ़नी चाहिए, आपने मेरी प्रशंसा कर दी है। पढ़ दीजिए सर, पढ़ लीजिए सर। सर हम लोग ये फिर आत्म प्रशंसा हो जाएगी, है ना, अपनी प्रशंसा हो जाएगी। पढ़ लीजिए सर। इन्होंने लिखा कि सर आपकी हेयर स्टाइल बहुत अच्छी है। बात ना करो जुल्फों की, कितने काम बिगाड़े हैं इसने सवार कर। आप लोग उसकी बात कर रहे हैं जिससे मैं बड़ा परेशान रहता हूँ और अब तो आपको देख रहा हूँ कि बहुत इतना इसका ख्याल रखा कि अब धीरे धीरे ये हमसे विदा हो रहे हैं। धन्यवाद आप सबका। तो ये है शिल्प। तो शिल्प ये जो तत्व है, एक बार हम लोग पढ़ लेंगे। अच्छा, करना क्या है? करना जैसे मान लीजिए कि हम लोग कबीर का एक दोहा पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। कबीर का एक दोहा हम लोग पढ़ रहे हैं, सपोज कि कोई भी दोहा ले लीजिए। सदगुरु हमसो रीझ कर कहा एक प्रसंग, बरसा बादल प्रेम का भीज गया। और मैं इसलिए इतना अच्छे से पढ़ रहा हूँ क्योंकि शब्द देखिए कितना अच्छा कबीर ने इस्तेमाल किया। हम लोग जब टैप वाले पानी से नहाते हैं या ऐसे मग्गा से, तो एक बार पानी गिरा देते हैं, और जब बारिश में नहाते हैं, बारिश की बूंदें जब धीरे धीरे गिरती हैं
तो कैसा शरीर में कैसी फीलिंग आती है और कितना रोमांचित महसूस? वो नहाना और भीगना ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। आज से कभी तो कबीर ने कहा कि वर्षा बादल प्रेम सदगुरु हमसो रीझ कर, यानी कि गुरु हमसे खुश होकर कहा एक प्रसंग ज्ञान दे दिया, वर्षा बादल प्रेम का रीझ गया सब, मतलब पूरा अंग अंग रोम रोम भीग गया। अब इस पर आपको बता देना है कि इसमें कौन रस है, कौन छंद है, कौन सा ये है, किसकी भक्ति है, कबीर की है। बस भक्ति भाव की रचना है। अच्छा, रस कौन सा है? श्रृंगार रस है, वात्सल्य है, वीर रस है, या अद्भुत रस है, रौद्र रस है। तो जितने भी जो भी हमें केवल बताना है, बस मैं अभी आज डिटेल में नहीं जा रहा क्योंकि आप में से बहुत लोग नए होंगे। Yes, sir. तो मैं पूरे रस और उसके स्थायी भाव और अनुभाव विभाव पे नहीं जा रहा हूँ। जब टॉपिक आएगा तो मैं आऊंगा। तो ये आपसे नहीं पूछा जाएगा कि इसके अंदर में छंद वगैरह, ये सब नहीं पूछा जाएगा। इसलिए जो लोग डर जाते हैं, कुछ लोग इस बात से डर जाते हैं, उनको लगता है कि हिंदी जब पढ़ेंगे तो भाषा का व्याकरण रटना होगा। नहीं, ये भी आप रखिएगा। ये भी मैं थोड़ा फर्स्ट पेपर को लेकर बता दूं, सेकंड पेपर का हमने एक जिक्र कर दिया। भाषा में जब हम पढ़ेंगे तो भाषा का क्या क्या हम लोग पढ़ेंगे, उद्भव कैसे हुआ, ठीक है ना। बल्कि मैं आपको एक बात और बता दूं, आप सब लोगों को भाषा की समझ हो जाएगी आज ही। एक बात में बड़ी अच्छी बात आपको बता दूं कि आप किसी भी भाषा को सीखिए तो भाषा के 3 ही हिस्से बनते हैं। चाहे अंग्रेजी सीखिए, चाहे कोई फ्रेंच या जर्मन, कोई भी, आप हिंदी। सबसे पहला है परिचय। सब भाषा का परिचय जानते हैं, और जब हम परिचय जानते हैं तो 2 बातें इसमें जानते हैं, एक तो उद्भव और दूसरा विकास। भाषा का दूसरा हिस्सा क्या होता है, व्याकरण होता है। और व्याकरण की भूमिका क्या होती है? व्याकरण भाषा को शुद्ध करता है। बस व्याकरण जानने की जरूरत नहीं है। अगर आपको भाषा को शुद्ध करना, जानना चाहते हैं, करेक्ट करना, तो आपको व्याकरण की जानकारी होनी चाहिए। कई बार हम लोग व्याकरण से ही भाषा पढ़ने लगते हैं। खासकर अंग्रेजी को आप देखिए, अंग्रेजी हम लोग की बड़ी खराब रहती है इसी कारण से, क्योंकि अंग्रेजी जब पढ़ना शुरू करते हैं तो हम लोग व्याकरण ही पढ़ते रहते हैं। भाषा को सीख जाइए तब व्याकरण लगाकर उसको ठीक करें। अच्छा, व्याकरण में क्या है? व्याकरण में 2 चीजें हैं। व्याकरण में एक तो अल्फाबेट है जिसको हम लोग ध्वनि कहते हैं, वर्णमाला, और उसके बाद उसके शब्द के रूप हैं। 2 ही चीज हमें पढ़ने हैं। व्याकरण का मतलब है शब्द रूप। शब्द रूप का मतलब शब्द के कितने रूप हैं? अंग्रेजी में भी 8 है, हिंदी में भी 8 है। दोनों में एक ही है। संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया है, क्रिया विशेषण है, समुच्चय बोधक है, संबंध बोधक है और विशेषण है। 8 ही रूप होते हैं शब्द के। यानी कोई भी शब्द मैं कह रहा हूं वाक्य में, तो 8 में से ही कोई एक रूप होगा, या तो संज्ञा होगा, सर्वनाम होगा, विशेषण। अंग्रेजी में भी पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने होते हैं? अंग्रेजी में भी टेंस होता है, यहाँ भी काल है, वहां भी जेंडर है, यहाँ भी है, वहां भी नंबर है, यहाँ भी वचन है। तो थोड़ा सा भाषा को हम जब जानेंगे तो ध्वनि और शब्द रूप जानेंगे। और तीसरा है भाषा का शब्द संपदा, जिसे हम लोग कहते हैं कि इसके शब्द कैसे बने, इसको हम लोग जानते हैं, जानना पड़ता है। इसको अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं वोकैबुलरी। हिंदी के जितने भी शब्द हम लोग प्रयोग करते हैं, इसके कितने सोर्स हैं? हिंदी के शब्द के सोर्स कितने हैं? हिंदी के शब्द जितने भी हैं वो उसके कितने प्रकार हैं? मतलब कहां से शब्द आए हैं? 5 नहीं, थोड़ा घटा लीजिए, 4 है बस। या तो तत्सम शब्द होगा जो डायरेक्ट संस्कृत से आया है, या तो उसका बिगड़ा हुआ तद्भव होगा, या तो देशज होगा, या तो विदेशज होगा। 4 ही सोर्स है बस। किसी भी भाषा को पढ़िए तो बस 3 चीज पढ़िए, परिचय, व्याकरण और संबंध। जब हम लोग पढ़ेंगे अपभ्रंश, अवहट, हिंदी, अवधि, ब्रज, खड़ी बोली, इतना ही पढ़ना है बस। जब पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग देखेंगे कि उसका परिचय पढ़ लेंगे शुरू में, उद्भव और विकास, फिर देखेंगे उसकी ध्वनियां कैसे बनती हैं, फिर देख लेंगे उसका व्याकरण, और व्याकरण में फिर मैं इसी बात के लिए कह रहा हूं
कि व्याकरण में ये नहीं कहेंगे कि उसकी संज्ञा के प्रकार कितने हैं, सर्वनाम के प्रकार कितने हैं, विशेषण नहीं, केवल बता देंगे कि अपभ्रंश की संज्ञाएं ऐसे बन रही थी, अवधि के सर्वनाम ऐसे बन रहे थे, क्रिया ऐसे बन रही। यानी कि हमें व्याकरण के अंदर नहीं जाना है बल्कि भाषा का परिचय, ठीक है ना। तो ये अच्छा, और शब्द संपदा में हमें बता देना है कि फला भाषा में शब्द कहां से आ रहे थे, कैसे शब्द मारना नहीं कभी। तो बहुत ही साइंटिफिक है, ये बड़ा सिस्टमैटिक है। और आप सबको पता होगा, मैं बता दूं अभी इसके बारे में कि जो हमारा जो एग्जाम की एक जो स्ट्रेटेजी है ना, एग्जाम की जो एक स्ट्रेटेजी है उसके बारे में, जिसको हम लोग कहते हैं रणनीति, उसके बारे में मैं आपको बता दूं थोड़ा संक्षेप में। तो इसमें आपको क्या रणनीति अपनानी है, जरा कैसे करते हैं हम लोग, मैं पढ़ाऊंगा भी ऐसे। जो पेपर 1 है उस पेपर 1 में टोटल कितने प्रश्न होंगे? 8। उत्तर हमें कितने हैं? सबको पता है, 5 के उत्तर लिखने, प्रश्न रहेंगे 8 और लिखने उत्तर 5। 4 पहले खंड से, 4 दूसरे खंड से, और दोनों को मिला के लिखने हैं हमें नहीं, 4 8 क्वेश्चन देंगे, लिखने हैं 5। एक खंड से 3, एक खंड से 2। पहला और 5वां प्रश्न क्या होता है? तो 2 निकाल दीजिए, 2 तो आपको लिखने ही होंगे। पहला क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और 5 ये अनिवार्य है। तो 2 तो आपके निकल गए। अब कितने क्वेश्चन बच गए? 3 में से 2 भाषा के लिए लिखना चाहिए, क्योंकि भाषा में अंक बहुत अच्छे मिलते हैं। और दूसरी बात ये कि भाषा में अगर आप सब लोग मेंस लिख रहे हैं और आप सब की कॉपी एकदम एक हो जाए, एकदम सेम टू सेम, तभी एग्जामिनर की मजबूरी है नंबर देना। क्यों? क्योंकि भाषा में आप क्या बदलिएगा, जो भाषा की पहचान है उसमें आप क्या बदल सकते हैं। तो भाषा की कॉपी एकदम एक हो जाए तब भी नंबर आपको मिले। इसलिए मैंने कहा कि बड़ा मैथमेटिक्स की तरह नंबर मिलते हैं और ये नंबर खूब देता है ये भाषा। तो 3 प्रश्न पढ़ लीजिए भाषा से, 2 साहित्य के इतिहास से, है ना, 2 प्रश्न भाषा से, और 1 प्रश्न क्वेश्चन 1 जो है वो इतिहास से। साहित्य इतिहास फर्स्ट पेपर में होता है। और जो पेपर 2 है इसका भी पैटर्न सेम है। पेपर 2 में कितने क्वेश्चन होंगे? 8, और आपको उत्तर कितने देने हैं? 5, ठीक है ना। इसमें भी क्वेश्चन नंबर 1 और 5 क्या होगा? अनिवार्य होगा। और इसमें क्या होता है? व्याख्या होती है, ठीक है ना। इसमें क्या होती है? व्याख्या होती है, दोनों क्वेश्चन। उसके बाद आपको लिखने हैं 3 प्रश्न। आप चाहे तो कविता वाले सेक्शन से 2 कर लीजिए, 1 और कर लीजिए, उससे चाहे 2 कर लीजिए, 2 और 1 3, और 1 प्रश्न बच जाएगा बस। 2 प्रश्न भी कविता से कर लीजिए तो बच जाएगा आपका केवल 1 प्रश्न। और 1 प्रश्न में यदि आपने सेकंड पेपर में 4 विधाएं पढ़नी है हम लोगों को, एक उसका हमने लिख के दे दिया है, आपको मिल जाएगा अभी क्लास के बाद, आप उसको पढ़िएगा। 4 विधाएं पढ़नी है, कहानी, उपन्यास, नाटक और निबंध। लेकिन उस 4 में से केवल आप 2 विधाएं पढ़ लीजिएगा, उपन्यास और नाटक, तो उसमें से आपको सवाल मिल जाएगा। तो आप क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन कर लीजिए, आप इससे क्वेश्चन कर लीजिए कविता से, और 1 कर लीजिए आप गद्य साहित्य से। तो 3 2 5 हो जाएगा गद्य से, यानी गद्य विधाओं से। और मैं जरा इसको ऐसे करके लिख दूं कि थोड़ा सा आपको समझ में आ जाए और अच्छे से। पेपर 1 की स्ट्रेटेजी में खंड क से हमें कितना प्रश्न करना है? भाषा वाले खंड से हमें 3 प्रश्न है ना, हमें 3 प्रश्न करना है। और खंड ख से हमें कितना करना है? खंड ख से हमें 2 प्रश्न करना है। टोटल कितने हो गए? 5। ये हमारे रणनीति। और इस 3 प्रश्न में एक रहेगा टिप्पणी, एक टिप्पणी रहेगी, और इसमें भी एक टिप्पणी रहेगी। दोनों में एक टिप्पणी तो निकाल दीजिए, पहला और 5वां, उसके अलावा बाकी क्वेश्चन।
तो 3 क्वेश्चन इससे, 2 इससे 5 प्रश्न हो जाए। पेपर 2 में भी 2 खंड है। खंड क यानी कि पद खंड जिसको हम लोग कहते हैं, और दूसरा खंड ख जिसको हम लोग कहते हैं गद्य। पद वाले से आप चाहें तो 2 या 3 प्रश्न, जैसा भी आप चाहें, आपके ऊपर। मैं इसको ऑब्लिक करके लिख देता हूं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप चाहें तो 2 या 3 प्रश्न करिए, और यहां से अगर चाहें तो यहां से भी, अगर यहां से 2 किया है तो यहां से 3, यहां से 3 किया है तो यहां से 2 या 3 प्रश्न के 5 प्रश्न। ये मैंने इसलिए लिखा है कि बहुत लोग कविता से 3 करना चाहते हैं। कविता से करना अच्छा रहता है, थोड़ा कविता के एग्जाम्पल पे दे देते हैं, है ना। और नहीं तो 2 नहीं, 3 नहीं करना है तो 2 करिए, तो 3 यहां से करना होगा। अब देखिए, आपको करने हैं 2 या 3 प्रश्न। देखिए यहाँ भी थोड़ी सुविधा रहती है आपके पास। यहाँ एक तो भक्ति काल के कवियों का पढ़ के जाते हैं तो आपको मिल जाता है प्रश्न, क्योंकि भक्ति काल के 4 कवि, 4 कवि को पढ़ के जाएंगे तो आपको पक्का है, आपको 1 से 2 प्रश्न। छायावाद के 2 कवि पढ़ने हैं, छायावाद के 2 कवि पढ़ने हैं। 2 कवियों को पढ़ के जाइएगा, 1 प्रश्न पक्का है, गारंटी। और आधुनिक काल के बाकी जो कवि हैं, 7 5 12 कवि हैं, तो 7 बज गए। आधुनिक काल के 7 कवि हैं, पढ़ के जाएंगे तो पक्का है 2 कवि मिल जाएंगे। तो यानी कि आप आराम से उसमें थोड़ा व्यवस्थित तरीके से आप पढ़ सकते। मैं पढ़ाऊंगा पूरा आपको, मैं पूरे 12 कवि पढ़ने हैं, 12 कवियों की कविता। आपको जो अच्छा लगे उसको थोड़ा टारगेट करेंगे। यहाँ अगर देखेंगे तो यहाँ आपको पढ़ना है कहानी, है ना, कहानी है, उपन्यास है, और नाटक है, और इसके अलावा निबंध, है ना। निबंध 9 है, नाटक 3 है, उपन्यास 4 है, और कहानियां थोड़ी ज्यादा है, लगभग 32 के आसपास कहानी, ठीक है ना। कहानियां 32 के आसपास। तो उपन्यास, मैं कहूंगा कि उपन्यास नाटक पर ज्यादा फोकस करना है, इसी से हमारा काम चल जाएगा। कहानी उपन्यास पढ़ लेंगे तो हमारा काम चलेगा। तो सिलेबस भी बड़ा अच्छा है, सिस्टमेटिक है, बहुत मुश्किल नहीं है ना। इसलिए भी लोग हिंदी रखते हैं, और हिंदी तो फिर हमारी जबान है, हमारी भाषा है, हमारे जन्म से हम सुनते आ रहे हैं। अगर हिंदी समझ में नहीं आएगी तो भला और क्या समझ में आएगा, है ना। इससे बहुत सारे आप में से लोग होंगे जिसके दिमाग में ये चल रही है बात कि पता नहीं समझ में आएगा। तो हिंदी अगर हमारी भाषा अगर हमें समझ में नहीं आएगी तो हम और क्या समझ सकते हैं, है कि नहीं। ये हमारे लिए चैलेंज है कि अगर हमारी अपनी भाषा। अच्छा, हम में से ऐसा कौन है जो 10वीं क्लास तक हिंदी ना पढ़ा हो? कौन है ऐसा? अच्छा, मैं और नाम ले रहा हूँ। क्या आप कबीर को जानते हैं? सूरदास का नाम सुना है, तुलसी का नाम सुना है, प्रेमचंद का नाम सुना है। ऐसा एक पाठ्यक्रम में जितने लोग हैं। अच्छा, एक बात और सुन लीजिए, परेशान रहता है क्लास में। हम लोग स्कूल के दिनों में भी पढ़ते थे कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाओ। यहाँ भी हमें पढ़ना है, लेकिन वहां लिखते थे तो वहां का लेवल कैसा था? छोटा था। अब जो लिखेंगे वो कैसा होगा? हम लोग स्कूल के दिनों में गाय पर निबंध लिखते थे। यदि आज मैं आपको गाय पर निबंध लिखने के लिए दूं तो क्या वही लिखेंगे जो उस समय लिखते थे? आज तो आप लिखेंगे कि गाय एक राजनीतिक जीव है, और डीपीएसपी के आर्टिकल 48 में ये कहा गया। सही बात। और गोरक्षा दलों ने आतंक मचा रखा है, सही कर रहा है सर। कई राज्यों में गोवध पर प्रतिबंध लगा दिया गया। और गाय को जो सम्मान प्राप्त है वो भैंस को नहीं है। रंग भेद में हुआ रहेगा। तो खैर, मैंने एक एग्जाम्पल दिया
कि आज लिखने का जो आंसर होगा वो आंसर कैसा होगा, थोड़ा सा लेवल अच्छा होगा, बस वही मुद्दा है। कभी अच्छा ये बताइए मुझे ये बताइए कि क्या कबीर ने जो दोहे कहे, लिखे तो नहीं कहे, तो क्या कबीर को पता था कि आगे चल के यूपीएससी के सिलेबस में लगाया जाएगा? नो सर। क्या प्रेमचंद को पता था कि गोदान आगे चल के यूपीएससी में लगाया जाएगा? नो सर। अगर उनको पता होता तो शायद और कठिन लिखते। सेकंड बेस्ट। लेकिन गोदान को कोई नहीं पढ़ सकता है, 5वीं 6ठी क्लास तक जो पढ़ा वो भी पढ़ लेगा। प्रेमचंद गोदान में कहते हैं कि आज के जमाने में मोटा होना बेकारी है, 100 के हक दबाकर कोई एक मोटा होता है, मजा तो तब है जब सब मोटे हैं। कितना सरल भाषा में कितनी अच्छी बात कहते जाते हैं। मोटा होना मतलब समृद्ध होना, तो कितने सरल भाषा में वो कितनी बड़ी बात कहते जा रहे हैं, और उसी बीच में कुछ गंभीर बातें भी कह रहे हैं। जब अपनी गर्दन दूसरे के पांवों तले दबी हो तो उन पांवों को सहलाने में ही भलाई। तो उन्होंने कभी इसको जितने रचनाकार है, मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूँ जो समझते हैं कि हिंदी साहित्य का जितने भी लोगों ने लिखा है वो सब सामान्य जन को लेकर रखा है। लेकिन हाँ, कुछ कभी ऐसे भी मिलेंगे हम लोग इस सिलेबस में, और ये बहुत सुंदर है, बहुत अच्छी बात है। और मुझे लगता है, वैसे आप सब लोग मेरी बात से शायद सहमत हो या ना हो, लेकिन मुझे लगता है कि हिंदी भाषा और हिंदी माध्यम में अंग्रेजी से ज़्यादा संभावना है, क्योंकि अंग्रेजी माध्यम में मैंने देखा है, मैंने दोनों माध्यम को पढ़ाया है। अंग्रेजी माध्यम में मैंने देखा है कि जो बच्चे आते हैं वो थोड़ा अच्छे एकेडमिक, अच्छे परिवार, मतलब उस मामले में कि सारी सुविधाएं मिलती रही है, लेकिन हिंदी माध्यम से जो